हेलो प्यारे बच्चों, आई होप आप लोगों को संगम काल का पहला पार्ट समझ में आएगा। काफ़ी छोटा पार्ट था लेकिन बहुत सारे अच्छे उसमें बातें हमने आप लोगों को बताई थी। अगर आप उसको ध्यान से देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्योंकि ये साउथ का इतिहास है और साउथ के इतिहास को समझने में थोड़ा बच्चों को प्रॉब्लम होती है क्योंकि वहाँ के जो वर्ड्स हैं वो थोड़े क्लिष्ट होते हैं, या हम उसे सुनते नहीं हैं, या वो हमारे जो है जीवन से संबंधित नहीं होते हैं, तो इसलिए वो वर्ड्स हमारे लिए नए होते हैं तो हमें मुश्किल लगते हैं। लेकिन साउथ वालों के लिए शायद वही वर्ड्स बहुत आसान होते होंगे, बल्कि उनके लिए तो नॉर्थ के जो वर्ड्स हैं उनके लिए वो वर्ड्स मुश्किल होते होंगे। यानी कि साउथ वाले जब नॉर्थ का इतिहास पढ़ते होंगे तो उन्हें परेशानी होती होगी, और हम जब साउथ का पढ़ते हैं तो हमें थोड़ी परेशानी होती है। लेकिन मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, अगर इसको बार बार रिवाइज करेंगे तो बहुत आसानी से सारी चीज़ें याद हो जाएंगी और समझ में भी आ जाएंगी। तो चलिए आज भी हम संगम काल का दूसरा पार्ट या लास्ट पार्ट पढ़ रहे हैं और नेक्स्ट डे हम गुप्त साम्राज्य की स्टडी करेंगे। यानी कि फिर से एक बड़े साम्राज्य की स्थापना होगी और हम एक बड़े साम्राज्य का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे मौर्य साम्राज्य की तरह। तो आज हम संगम काल को ख़त्म करेंगे बच्चों। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज इस चैप्टर का। संगम राज्यों का उदय, कौन कौन से राज्य थे संगम काल में और वहाँ से महत्वपूर्ण कौन कौन सी बातें हैं जिसे हमें जानना है। तो पहला है चेर राज्य, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। चेरों को केरल पुत्र या सतीय पुत्र कहा जाता था। यानी कि चेरों का दो नाम और भी है, इनको केरल पुत्र और सतीय पुत्र भी कहा जाता था। इनका राज्य पांड्यों के राज्य के पश्चिम और उत्तर में स्थित था। आपने कल के क्लास में अगर मैप देखा होगा तो मैप में मैंने दर्शाया था कि जो चेर राज्य था ये पतली सकरी पट्टी में उत्तर से दक्षिण में केरल, जो वर्तमान में केरल राज्य है, वहीं पे स्थित था। और इसके जो पूर्व दक्षिण में जो था वो पांड्य राज्य था और इसके उत्तर पूर्व में जो राज्य था वो चोल राज्य था। यानी कि ये पांड्यों के पश्चिम उत्तर में है जो चेर राज्य है, जो पतले से क्षेत्र में लंबे में फैला हुआ है। मैप में आप लोगों ने देखा होगा तो आपके माइंड में वो मैप होगा और इसलिए आपको आसानी से समझ में आ रहा होगा। तो बच्चों इसमें दिया है कि ये फैला हुआ था। इस राज्य क्षेत्र में समुद्र तथा कोंकण पर्वतमाला के बीच की सकरी पट्टी शामिल की गई थी। यानी कि जो चेर राज्य था ये इससे समुद्र, यानी कि जो समुद्र है और समुद्र के इधर जो कोंकण का पर्वतीय क्षेत्र आता है या जो ऊंचा क्षेत्र आता है उसके बीच का जो पतला सकरा भाग है उसी को केरल जो चेर साम्राज्य है उसमें शामिल किया गया। यानी कि ये समुद्र और कोंकण के पर्वत का जो बीच का जो मध्य का भाग है पतला सा, वही जो है चेर राज्य या सतीय पुत्र राज्य या केरल राज्य के मतलब साम्राज्य में आता था। आगे है बच्चों उदयन जेराल, यही जो है इस साम्राज्य का महत्वपूर्ण राजा है या महत्वपूर्ण शासक है। जो प्रथम चेर शासक है वो कौन है? उदयन जेराल। उदयन जेराल जो है यही सबसे महत्वपूर्ण शासक हैं और इनको जो है आप देखेंगे महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। और इनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने कुरुक्षेत्र में भाग लेने वाले सभी योद्धाओं को भोजन दिया था, अतः उसे महाभोज की उपाधि दी गई थी। यह अपने आप में सुन करके थोड़ा सा अतिशयोक्तिपूर्ण लग रहा होगा क्योंकि कुरुक्षेत्र कहाँ है? यानी कि हरियाणा क्षेत्र में है, बिल्कुल उत्तर में, और ये दक्षिण में केरल क्षेत्र में है। लेकिन ऐसा उल्लेख मिला है कि उन्होंने कुरुक्षेत्र में भाग लेने वाले सभी योद्धाओं को भोजन कराया था। अभी कैसे कराया था उन्होंने, ये कैसे संभव था ये तो पता नहीं, लेकिन इसका उल्लेख मिलता है कि उन्होंने ऐसा किया था और इसीलिए उन्हें महाभोज की उपाधि दी गई थी। आगे है बच्चों, वाले सभी योद्धाओं को उसने भोजन दिया था अतः उसे महाभोज की उपाधि दी गई थी या मिली थी। चेरों की राजधानी जो है वो मरुदई थी, मदुरई नहीं है, मदुरई पांड्यों की थी। इनकी जो राजधानी है वो क्या है? मरुदई थी। सेनगुट्टवन, ये आप देखेंगे सेनगुट्टवन एक और राजा हैं जो कि चेर वंश के महत्वपूर्ण राजा हैं और इनका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? न्यायपरायण। यानी कि सेनगुट्टवन का शाब्दिक अर्थ क्या है? न्यायपरायण या न्याय को जो है न्यायपूर्ण या न्याय को तवज्जो देने वाला कहा गया है इनको। किसको? सेनगुट्टवन को। और ये कब है? ये 180 ईस्वी में शासक बने हैं और इन्होंने कन्नगी पूजा अथवा पत्नी पूजा प्रारंभ की थी जिसका उल्लेख शिल्पाधिकारम में मिलता है। यानी कि ये जो चेर शासक है ये वही चेर शासक हैं जिन्होंने
जो कोवलन थे उनको फांसी की सज़ा सुनाई थी या मृत्युदंड दिया था, और इन्होंने ही कन्नगी पूजा की शुरुआत भी कराई थी। तो इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आया है कि किस शासक ने पत्नी पूजा या कन्नगी पूजा शुरू कराई थी। तो ये सेन गुट्टवन है, इनके बारे में ध्यान देंगे। आगे है जो है आदिम इमाम उर्फ नेदुन जो है नेदुमान अजी, ये इन्हीं का नाम है, यानी कि इनको आदिम इमाम भी कहा जाता है या नेदुमान अजी भी कहा जाता है। यह विद्वानों का संरक्षक था। इसने दक्षिण भारत में गन्ने की खेती शुरू की। ये एग्ज़ाम में आया है बच्चों कि दक्षिण भारत में गन्ने की खेती किसने शुरू की थी या गन्ने की खेती से किसने परिचित कराया था लोगों को। तो ये हैं आदिग इमान या नदुमान अजी। ये एक ही व्यक्ति हैं, एक ही व्यक्ति के दो नाम हैं, और इन्होंने ही गन्ने की खेती से साउथ वालों को परिचित कराया था या साउथ में गन्ने की खेती शुरू करने वाले ये प्रथम व्यक्ति हैं। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है, ध्यान देंगे इसको। आगे है, और ये विद्वानों के संरक्षक भी हैं, यानी कि काफ़ी शांति प्रिय राजा हैं या साहित्य को संरक्षण देते हैं। नेक्स्ट जो साम्राज्य है ये चोल साम्राज्य है। पिछले वीडियो में मैंने ये भी बताया था कि इनकी जो राजकीय चिन्ह था वो तीर धनुष था या धनुष था। तो इम्पॉर्टेंट है बच्चों, एग्जाम में आ चुका है कि तीर धनुष किसका राजकीय चिन्ह था। तो ये चेरों था। आगे है, आप देखेंगे चोल साम्राज्य। प्रथम चोल शासक इलजेतचेन्नी था। इम्पॉर्टेंट है, ये प्रथम शासक हैं जो चोल शासक हैं जिन्होंने स्थापना किया है चोल साम्राज्य की। ये है इलजेतचेन्नी। इसने उरैयूर को अपनी राजधानी बनाया, यानी कि इनकी जो राजधानी थी वो क्या थी, उरैयूर थी। कालांतर में ये जो राजधानी है ये तंजावुर या तंजौर भी हो जाती है। शुरुआत में इन्होंने अपनी राजधानी उरैयूर बनाई, लेकिन आगे चल कर के ये जो राजधानी है ये तंजावुर या तंजौर भी हो जाती है। चोल राजाओं में करिकाल का नाम प्रमुख है। इम्पॉर्टेंट है बच्चों, करिकाल का एग्जाम में आया है। यहाँ से 2-3 क्वेश्चन बने हैं। एक तो ये बना है कि वो कौन सा व्यक्ति है या कौन सा राजा था जिसका जन्म जो है वो युद्ध भूमि में हुआ था। तो यही है, करिकाल ही है, और इन्हीं का जन्म जो है युद्ध क्षेत्र में या युद्ध भूमि में हुआ था। ये नेट में आया हुआ क्वेश्चन है। इसके अलावा इनके बारे में कहा जाता है कि जब यह खुले समुद्र में जहाज चलाता है तो हवा भी इनके अनुकूल बहने को बाध्य हो जाती है। ये भी एग्जाम में आया है कि कौन से जो है शासक के बारे में कहा जाता है कि जब वो खुले समुद्र में जहाज या नाव चलाता है तो हवा भी उनके अनुकूल चलने लगती है। तो यही कार्यकाल है। तो इम्पॉर्टेंट है, कार्यकाल के बारे में ये 2 क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं, इनको ध्यान देंगे आप। आगे है, इसी ने कावेरी नदी के मुहाने पर पुहार राज्य की स्थापना की थी। ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में आया हुआ है कि पुहार राज्य की स्थापना किसने किया था। तो कार्यकाल ने ही किया था। तो इम्पॉर्टेंट है। और ये क्या है, एक बंदरगाह नगर है। जो पुहार है ये पांड्य राज्य का, ये चोल राज्य का बंदरगाह नगर है। तो ध्यान देंगे। और इसके अलावा एक और भी काम इन्होंने किया था। कार्यकाल ने कावेरी नदी के किनारे 160 किलोमीटर लंबा बांध बनवाया था। और किससे बनवाया था, तो श्रीलंका से जो युद्ध बंदी लाए गए थे, यानी कि युद्ध में जो लोग हारे थे उनको बंदी बना करके लाया गया था चोल साम्राज्य में। और वहाँ पे उन बंदियों से एक तरीके से कहेंगे बेगार करवाया गया था या काम करवाया गया था। और उनसे 160 किलोमीटर लंबा पुल बनवाया गया था कावेरी नदी के किनारे। काफ़ी बड़ा पुल है। इतना बड़ा पुल बनाना वर्तमान में मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा पुल कहीं होगा। तो इन्होंने इतना बड़ा पुल 160 किलोमीटर लंबा बांध, पुल नहीं है, बांध है। बांध मीन्स है कि जब नदी में बाढ़ आता है तो वो अगल बगल के क्षेत्रों को जो है डुबा देता है या उसको नुकसान पहुंचाता है। तो कावेरी नदी में भी बांध आता है। आपको पता है कि दक्षिण की गंगा कहलाती है कावेरी नदी, क्योंकि वहाँ पे हमेशा उस नदी में पानी पाया जाता है। रीज़न क्या है कि इसमें जो दक्षिण पश्चिमी मानसून है उससे भी इसको पानी प्राप्त होता है, यानी कि जब भी दक्षिण पश्चिमी मानसून आता है तो जो बारिश होता है उससे भी कावेरी नदी पानी प्राप्त करता है। इसके अलावा जो लौटता मानसून होता है, यानी कि उत्तर पूर्वोत्तर जो क्षेत्र से आते हैं पानी, जो मानसून आता है या जो बारिश होती है उससे भी इसको पानी प्राप्त होता है। तो इसीलिए वर्ष भर इसमें पानी पर्याप्त रहता है और इसीलिए इसको दक्षिण की गंगा कहा जाता है। लेकिन दक्षिण की अगर बूढ़ी गंगा कहें तो गोदावरी को कहा जाता है। ये कावेरी नदी काफ़ी जो है प्रचलित है या बहुत ज़्यादा हमेशा चर्चा में रहती है,
क्योंकि ये लगभग 4 राज्यों से बहती है और उसमें आप जानते हैं कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु है और पुडुचेरी है, और इनके बीच विवाद भी होता रहता है। कावेरी विवाद आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि किन राज्यों के बीच है। तो ये 4 राज्यों से बहती है और ये 4 राज्यों के बीच विवाद का विषय भी है। तो फिलहाल हम पढ़ रहे हैं कि इस समय चोल काल में कावेरी नदी है और इस पर नगर भी बसाया गया है और इसके किनारे बांध भी बनवाए गए हैं, यानी कि जो बाढ़ आती है उससे अगल बगल के क्षेत्र प्रभावित ना हो तो बांध बनाया गया है। और ये बांध 160 किलोमीटर लंबा बनाया गया है करिकाल के शासनकाल में, और जो बनाया है वो श्रीलंका से लाए गए युद्ध बंदियों के द्वारा बेगार के रूप में बनवाया गया, यानी कि बिना पैसा दिए उनसे काम करवाया गया है बंदी के रूप में। तो इंपॉर्टेंट बच्चे इतने सारे पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट जो उस समय का राज्य है या साम्राज्य है वो पांड्य साम्राज्य है। पांड्य की राजधानी मदुरै थी। यहाँ पे मैंने राजकीय चिन्ह बताया था इनका तीर धनुष, और आप देखेंगे चोलों की जो राजकीय चिन्ह है वो बाघ है। इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको मैंने दोबारा आप लोगों के सामने डिस्कस किया कि क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। इनका है बाघ है और इनका जो है वो धनुष है, ये जरूर याद रखेंगे आप लोग। और जो पांड्य हैं इनका जो राजकीय चिन्ह है वो मछली है। ये तीनों राजकीय चिन्ह आप लोगों को याद होना चाहिए। और इनकी जो राजधानी है वो क्या है, वो मदुरै है, और मदुरै को कीमती मोतियों का क्षेत्र या शहर कहा जाता था। मदुरै अपने आप में बहुत समृद्धशाली राज्य या क्षेत्र या शहर था, क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ों के लिए फेमस था। एक तो यहाँ पे कीमती मोतियाँ पाई जाती थी, दूसरा यहाँ पे बड़े पैमाने पे सूती वस्त्र बनाए जाते थे, कॉटन के वस्त्र बनाए जाते थे और ये काफ़ी उच्च कोटि के होते थे। ये विश्व प्रसिद्ध थे, पूरे विश्व से लोग यहाँ के कॉटन के वस्त्र को खरीदने के लिए लेके मतलब आया करते थे। इसके अलावा यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें मिलती थी, जैसे आप देखेंगे मोतियों का तो क्षेत्र है ही, उच्च कोटि के वस्त्र एवं विकसित वाणिज्य व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। यानी कि ये जो नगर था मदुरै नगर, ये क्या है, ये व्यापार और वाणिज्य के विकसित होने की वजह से काफ़ी प्रसिद्ध है। इस वंश का जो प्रमुख शासक है वो नेलन जेलियन है। नेलन जेलियन ये इस वंश का प्रमुख शासक है या प्रसिद्ध शासक है, ध्यान देंगे। इसने रोम सम्राट ऑगस्टस सीजर के दरबार में राजदूत भेजा था। ये भी एग्जाम में आया कि किस शासक ने ऑगस्टस सीजर जो कि रोम साम्राज्य के शासक है उनके यहाँ राजदूत भेजा था। तो ध्यान देंगे बच्चों, नेलन जेलियन ही हैं जिन्होंने अपना राजदूत भेजा है ऑगस्टस सीजर के दरबार में। आगे है उस समय के जो राजनीतिक व्यवस्था है वो कैसी है। तो राजनीतिक व्यवस्था भी आप देखेंगे कि सामान्य ही है, जैसे कि उत्तर के क्षेत्रों में राजनीतिक व्यवस्था है, राजा को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है, उनके कुछ अधिकारी होते हैं जो उनकी मदद करते हैं साम्राज्य चलाने में या शासन करने में। ऐसी ही व्यवस्थाएं साउथ में भी पाई जाती हैं। राजा के जन्म दिवस को पेरुनल कहा जाता था, यानी कि जब राजा का जो जन्म दिवस होता है जिसको वर्तमान में बर्थडे कहते हैं, उस डे को पेरुनल के नाम से जाना जाता था चोल काल में, या कहिए कि संगम काल में। सभा के लिए संगम साहित्य में मनरम शब्द का उपयोग हुआ है, यानी कि जब भी सभा बुलाई जाती थी, संगठन बुलाए जाते थे, लोग इकट्ठा होकर के डिस्कशन किया करते थे किसी मुद्दे पे, तो उसको मनरम कहा जाता था। यानी कि वहाँ पे सभा ना कह के ये कहा जाता था कि मनरम में जाना है या मनरम है आज, तो ये सभा को मनरम कहा जाता था। आगे है राजा की सहायता के लिए अधिकारियों का समूह होता था। जैसे आप देखेंगे उत्तर में भी राजा की सहायता के लिए बहुत सारे अधिकारियों का समूह पाया जाता था। कुछ ऐसे ही संगम काल में भी अधिकारियों का समूह पाया जाता था जो राजा की मदद करते थे, जिसमें आप देखेंगे कि वो कौन कौन से अधिकारी हैं जो राजा की मदद करते हैं। तो उसमें है मंत्री। मंत्री में आप जानते हैं मुख्यमंत्री या छोटे मंत्री, बड़े मंत्री, कई तरह के मंत्री होते हैं जो राजा की मदद करते हैं। उसमें कैबिनेट मंत्री की तरह कुछ खास मंत्री भी होते हैं जो राजा के महत्वपूर्ण वर्क में उनकी हेल्प किया करते हैं। तो साउथ में भी मंत्री हुआ करते थे। इसके अलावा पुरोहितार, जो यहाँ पे पुरोहित होता था राजा का धार्मिक प्रधान या धार्मिक विभाग का प्रधान, या धार्मिक जो कार्य होते थे उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण व्यक्ति होता था वो पुरोहितार होता था, उसको पुरोहित कहा जाता था। और राजा उससे सलाह मशविरा भी लिया करते थे, यानी कि जैसे वर्तमान में कानूनी व्यक्ति होता है, जिससे वर्तमान में पीएम सीएम या जो भी लोग होते हैं वो उससे कानून के संबंध में या कैसे काम किया जाए, नैतिक विधि विधान के संबंध में सलाह मशवरे लिए करते हैं। जैसे राष्ट्रपति हैं उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश से सलाह मशवरा लेते हैं। जैसे जो प्रधानमंत्री हैं वो देखेंगे अटॉर्नी जनरल होते हैं, उनके कानूनी
सलाहकार। वैसे ही जो राजा हुआ करते थे उनके जो कानूनी सलाहकार या धार्मिक सलाहकार हुआ करते थे, क्योंकि जो उस समय के नियम कानून थे या जो सज़ा थी वो धार्मिक आधार पर दी जाती थी, उसे धार्मिक विधि से सॉल्व किया जाता था, कोई अलग से संविधान नहीं होता था। तो ये जो पुरोहित होते थे ये राजा को सलाह मशविरा देते थे, उनके महत्वपूर्ण निर्णयों में उनका सहयोग करते थे। और ये जो पुरोहित हैं ये उत्तर में है और साउथ में इनको पुरोहितार कहा जाता था। तो सेम वैसी व्यवस्था है। सेनापतियार यानी कि सेनापति जो युद्ध भूमि में सेनाओं का, सैनिकों का नेतृत्व करता था, अगर राजा होते थे तो भी, अगर राजा नहीं है तो मेन रोल में होता था, यानी कि सारा नेतृत्व वही करता था। और अगर राजा है तो भी वो सैनिकों का राजा के बाद सेकंड नंबर का लीडर होता था जो युद्ध भूमि में नेतृत्व करता था। क्योंकि आप देखेंगे बहुत सारे आगे चल करके ऐसे युद्ध हुए हैं जहाँ पे सेनापतियों ने राजाओं के साथ गद्दारी कर दी है और सैनिकों ने उनके नेतृत्व में युद्ध भूमि में युद्ध ही नहीं किया। जैसे आप मीर जाफ़र को ले लेंगे, वो सेनापति थे सिराजुद्दौला के, लेकिन सिराजुद्दौला के उपस्थित होने के बावजूद भी प्लासी के युद्ध में आप देखेंगे कि वो साइड हो जाते हैं, यानी कि युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका होती है सेनापतियों का। यानी कि जो सैनिक होते हैं अगर वो राजा बहुत ज़्यादा कंट्रोल नहीं रख रहे हैं उनके ऊपर तो वो सेनापतियों के कंट्रोल में आ जाते हैं और वहाँ पे सेनापति बहुत पावरफुल हो जाता है। तो यहाँ जो राजा है चाहे वो साउथ का हो चाहे नॉर्थ का हो, इनके यहाँ जो सेना का नेतृत्व करने वाला है वो जो महत्वपूर्ण अधिकारी होता था वो सेनापति होता था। इसको साउथ में सेनापतियार कहा जाता था। इसके अलावा कुछ और अधिकारी हैं जैसे दूतार। आपने देखा था मौर्य काल में 3 तरह के दूतों का उल्लेख मैंने किया था। उसमें एक दूत बहुत ही पावरफुल था जो स्वेच्छा से कोई भी निर्णय ले सकता था, दूसरे को राजा द्वारा दिए गए आदेश ही पालन करने होते थे और तीसरा बहुत कमज़ोर दूत होता था जिसको वर्तमान में एम्बेसडर कहते हैं। यानी कि आज भी हमारे यहाँ जो राजदूत हैं या एम्बेसडर्स हैं अलग अलग देशों में नियुक्त होते हैं और वहाँ के हमारे यहाँ नियुक्त होते हैं। तो साउथ में भी एम्बेसडर्स थे या दूत थे जो राजा के संदेश को दूसरे देश या दूसरे राजा के यहाँ ले जाते थे और वहाँ की बातों को राजा तक पहुँचाते थे, उनको दूतार कहा जाता था। इसके अलावा वहाँ पे एक और जो है कहेंगे कि अधिकारी है या प्रशासनिक व्यक्ति है, उसको ओरार कहा जाता था। ओरार मीन्स है गुप्तचर। नॉर्थ में गुप्तचर कहा जाता है, यानी कि राजा द्वारा नियुक्त ऐसे गुप्त व्यक्ति जो घूमते रहते हैं और वहाँ की बातों को गुप्त रूप से राजा तक पहुँचाते हैं बिना किसी की खबर के, उसे गुप्तचर कहा जाता है। और ऐसे व्यक्तियों को साउथ में जो है ओरार कहा जाता है, यानी कि साउथ में गुप्तचर नहीं बल्कि ओरार कहा जाता था और ये राजा तक सारी बातों को गुप्त रूप से पहुँचाया करते थे। तो आप देखेंगे ये कुछ महत्वपूर्ण अधिकारी हैं जो राजा की मदद करते हैं साउथ में, जैसे नॉर्थ के राजाओं ने किया, यानी कि उत्तर के राजाओं के यहाँ जो अधिकारी हैं वही अधिकारी नॉर्थ में यानी कि दक्षिण के क्षेत्र में भी हैं जो राजा की मदद कर रहे हैं। इसके अलावा राज्य मंडलों में विभाजित था, यानी कि जो राज्य है वो मंडलों में विभाजित होता था और फिर मंडलों का जो विभाजन है वो जिलों में किया जाता था, यानी कि राज्य मंडलों में विभाजित होता था और जो मंडल है वो जिलों में विभाजित होते थे, जैसे वर्तमान में भी है। यहाँ पे राज्य का मतलब है कि देश, यानी कि एक राजा का पूरा क्षेत्र विस्तार जहाँ तक होता था उसको राज्य कहा जाता था और फिर उस पूरे क्षेत्र को छोटे छोटे जो है क्षेत्रों में बांटा जाता था जिसको मंडल कहते थे और फिर उन मंडलों को छोटे छोटे क्षेत्रों में बांटा जाता था जिसको जिले कहते थे और फिर जिलों को और छोटी इकाई जो होती थी जिसमें बांट दिया जाता था उसको गाँव कहते थे। यानी कि जो सबसे छोटी इकाई होती थी प्रशासन की वो गाँव हुआ करता था। कुछ ऐसा ही विभाजन आपको दक्षिण के क्षेत्रों में भी देखने को मिलेगा। वहाँ पे भी आप देख रहे हैं मंडल में विभाजित किया गया है, मंडल को नाडु में विभाजित किया गया है। ये भी ध्यान देंगे बच्चों, साउथ में जिले को नाडु कहा जाता था, तो जिला आए या नाडु आए एक ही बात है। और इस जिले या नाडु को फिर गांव में विभाजित किया जाता था और साउथ में गांव को उर कहा जाता था। वहाँ पे गांव की बजाय उर कहा जाना ज़्यादा लोग पसंद करते थे। तो ध्यान देंगे जो राज्य हैं वो मंडल में, मंडल जो है नाडु में, नाडु जो है वो उर में विभाजित किए जाते थे और सबसे जो छोटी इकाई है वो उर या गांव है साउथ का। यहाँ पे गांव के लिए अलग अलग वर्ड उपयोग में किए गए हैं, जैसे बड़े गांव को जो है दक्षिण में पेरूर कहा जाता था, छोटे गांव को सिरूर कहा जाता था। यानी कि अगर कोई बहुत बड़ा गांव है उसमें जनसंख्या ज़्यादा है तो उसको पेरूर कहेंगे और कोई छोटा गांव है जनसंख्या कम है तो उसको सिरूर कहेंगे। और जो पुराने गांव हैं यानी कि उसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं आया है, जो भी जनसंख्या है वो पुरानी है, कोई नई बसावट उसमें नहीं आई है, तो उसको देखेंगे आप क्या कहा गया है, मुरूर कहा गया है। पेरूर, सिरूर और मुरूर, ये आई होप बहुत आसान है, आप लोगों को समझ में आया होगा। आगे बढ़ेंगे बच्चों। संगम काल में अर्थव्यवस्था, यानी कि उस समय की अर्थव्यवस्था कैसी है, तो देखते हैं। राजकीय आय का प्रमुख स्रोत जो है वो कृषि है या कृषि कर है।
आपको पता है कि शुरू से ही राजाओं का जो राजकीय स्रोत का प्रमुख होता था साधन, वो क्या होता था, वो कर ही हुआ करता था। और कर से ही जो राजकीय कृषि होते थे या कृषि से जो मिलता था टैक्स, वही महत्वपूर्ण उनका खजाने का स्रोत होता था। और ये साउथ में भी यही है, क्योंकि आपको पता है तब व्यापार वाणिज्य तो था, लेकिन जो कृषि है ये ज़्यादातर जनसंख्या कृषि पर ही निर्भर हुआ करती थी। आज तक कृषि पर लोग ज़्यादातर निर्भर हैं, तो सोचिए प्राचीन काल में तो रहेंगे ही। तो उस समय जो भी कोष में आते थे धन, उसमें सबसे ज़्यादा जो योगदान होता था वो कृषि क्षेत्र का होता था, साउथ में भी है। और कृषि क्षेत्र से जो कर वसूले जाते थे उसे कदमई कहा जाता था। जैसे आपने देखा मौर्य साम्राज्य में भाग था जो वसूल किया जाता था कृषि से, हिरण्य कर थे जो नगद लिया जाता था, बलि था जो अतिरिक्त कर लिया जाता था। तो वैसे ही यहाँ साउथ में जो कर लिया जाता है कृषि से वो कदमई कहलाता था। ध्यान देंगे बच्चों, कदमई कहलाता था। भूमि पैमाइश का जो पैमाना था उसे माँ या बेली कहा जाता था। इम्पॉर्टेंट है, माँ या बेली, ये भूमि पैमाइश का पैमाना है साउथ में, यानी कि इससे भूमि का माप किया जाता था। आगे है युद्ध से प्राप्त लूट का धन इरई कहलाता था। यानी कि अगर कहीं किसी के ऊपर आक्रमण होता था और वहाँ पे राजा की जो सेना है या राजा के द्वारा लूटा जाता था या लूट किया जाता था, उससे जो भी मिलता था धन प्राप्त होता था उसको इरई कहा जाता था। मध्यकाल में आप देखेंगे जब सल्तनत काल आएगा तो वहाँ पे देखेंगे कि जो युद्ध में लूट का माल होता था उसे खुम्स कहते हैं, लेकिन संगम काल में इसको इरई कहते हैं। तो वर्ड इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान देंगे। जबरन वसूल कर, यानी कि अगर किसी से जबरदस्ती कर वसूला जाए तो उसे इराबू कहते थे। यानी कि जबरदस्ती बिना किसी जो है नैतिक मूल्य के या बिना किसी नियम कानून के जबरदस्ती किसी से टैक्स वसूल लिया जाए तो उसे इराबू कहा जाता था। ध्यान देंगे। आगे है राजा को उपहार दिया जाता था और उस उपहार को पदु कहा जाता था। यानी कि आपने देखा था कि बलि जो था वो स्वेच्छा से दिया जाने वाला उपहार था ऋग वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में बाध्यकारी कर हो गया, लेकिन ऐसे उपहारों को जो राजा को स्वेच्छा से दिया जाता है उसको संगम काल में पदु कहा जाता था। तो इम्पोर्टेंट है पदु। समुद्र एवं शक्तिशाली, समृद्ध एवं शक्तिशाली वर्ग में 3 प्रकार के लोग थे। यानी कि वो लोग जो समृद्ध थे, यानी कि जिनके पास पैसा और पावर, जिनके पास वैभव था, समृद्ध थे, शक्तिशाली थे, ऐसे लोगों के लिए बेतार या बेतर, बेलिट या बेल्लार शब्द का उपयोग किया गया है। एग्जाम में आया है कि धनी किसानों को या धनी व्यक्तियों को या धनी सामंतों को संगम काल में क्या कहा जाता था, तो ये बेल्लार शब्द बहुत ज़्यादा आता है। ये बेलिट, बेतर, बेल्लार एक ही बात है। ये तीनों में से कोई भी वर्ड आए तो इसका मतलब ये धनी, समृद्धशाली, शक्तिशाली लोगों को संबोधित करने वाला शब्द है। आगे है बच्चों, तमिल प्रदेश में वस्तु विनिमय प्रणाली में ऋण व्यवस्था नहीं था। यानी कि तमिल क्षेत्र में अगर वस्तु विनिमय प्रणाली है, वस्तु विनिमय प्रणाली में होता है सामानों का अदला बदली, किसी को गेहूं की ज़रूरत हो तो धान से बदल ले, किसी को किसी और की ज़रूरत हो तो वो मतलब सामानों के बदले सामान को अदला बदली करके जब व्यापार किया जाता है तो इसको कहते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली। तो वस्तु विनिमय प्रणाली के लिए साउथ में ऋण व्यवस्था नहीं थी या वहाँ पे जो है लोगों को ऋण प्राप्त नहीं होता था। आगे है तोंडी, मुसरी तथा पुहार। ये 3 बंदरगाह नगर हैं जो आप देखेंगे बंदरगाह नगर थे, और इसमें आप कावेरी पत्तनम भी है। ये सारे क्या हैं, पुहार को कावेरी पत्तनम भी कहा जाता है, यानी कि पुहार का एक नाम कावेरी पत्तनम है। और ये तीनों नगर जो हैं ये साउथ के बंदरगाह नगर हैं। ये एग्ज़ाम में आया है और वहाँ पे ऐसे वर्ड्स दे दिए जाएंगे, तोंडी, मुसरी, पुहार, इसके अलावा या पुहार की जगह पे कावेरी पत्तनम, और ऐसा कोई नगर दे दिया जाएगा जो समुद्र के किनारे नहीं होगा। तो वहाँ पे पूछ लेगा कि बताइए, जैसे उरैयूर ही दे देगा और पूछेगा इसमें से कौन सा है जो संगम काल में पत्तन नगर नहीं था। तो आपको वहाँ पे देखना होगा कि कौन है जो पत्तन नगर नहीं है। तो ये सारे पत्तन नगर हैं, ध्यान देंगे, बंदरगाह नगर हैं। आगे है संगम काल में निर्यात की मुख्य मदें या वस्तुएं थी। यानी कि जो संगम काल में विदेशों को निर्यात किए जाते थे वो वस्तुएं कौन सी थी, वो मदें कौन सी थी, तो उसमें मसाला था। आपको पता है साउथ में मसाला बहुत ज़्यादा उत्पादन होता है और उसी मसाले की लालच में आगे चल करके विदेशी व्यापारी भारत में आते हैं और धीरे धीरे करके हमारे यहाँ के राजनीति में हस्तक्षेप करने लगते हैं और फिर पूरी तरह से भारत पे कब्जा कर लेते हैं।
तो ये मसाला व्यापार के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। बड़े पैमाने पे प्राचीन काल से हम विदेशों को मसाला निर्यात करते हैं। इसके अलावा रत्न मणि यानी कि कीमती मणि या पत्थर भी साउथ में पाए जाते हैं, जिसका निर्यात प्राचीन काल से भारत करता आया है। इसके अलावा इमारती लकड़ियाँ और हाथी दांत। हाथी दांत के लिए ज़्यादातर जो कलिंग है ये फेमस था, यानी कि वहाँ से बड़े पैमाने पे हाथी दांत निर्यात किया जाता था। कलिंग, और कलिंग में बड़े पैमाने पे हाथी भी पाए जाते हैं। ये भी एक रीज़न माना जाता है कि अशोक ने कलिंग पे आक्रमण किया था उन्हीं हाथियों को प्राप्त करने के लिए। तो ये जो हाथी दांत है इसके लिए कलिंग फेमस था, ये भी हम निर्यात करते हैं। तो कभी कभी एग्जाम में दे देता है आयातित वस्तुओं में हाथी दांत, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। हमने सिंधु घाटी सभ्यता में भी हाथी दांत का निर्यात करते थे और हम संगम काल में भी हाथी दांत का निर्यात कर रहे हैं, यानी कि हमारे यहाँ हाथी बड़े पैमाने पे शुरू से पाई जाती थी और हम हमेशा हाथी दांत के निर्यातक थे, कभी आयातक नहीं है। तो कभी आयात में अगर हाथी दांत आ जाए तो इसका मतलब वो ऑप्शन गलत हो जाएगा, वो सही नहीं हो सकता। तो ये सारी चीज़ें हैं जो संगम काल में निर्यात की जाती थी। उस समय सीमा शुल्क को उल्गू कहा जाता था या सुंगम कहा जाता था। इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये आ सकता है कि संगम काल में सीमा शुल्क को क्या कहा जाता था, तो उल्गू या सुंगम कहा जाता था। दस्तकारों के उत्पाद का जो उत्पाद होता था उस पर भी शुल्क लगता था, यानी कि अगर दस्तकार कोई भी सामान अपने हाथों से बुनकर डिज़ाइन करके बनाते थे तो उसके ऊपर भी शुल्क लगते थे। और उस शुल्क को क्या कहा जाता था, ये ध्यान देंगे, करुकारा। करुकारा जो है ये दस्तकारों पर लगने वाला शुल्क है। और दस्तकार में से जो अपने हाथों से बुनाई, सिलाई, कढ़ाई करते हैं या अपने हाथों से वस्तुओं को बनाते हैं, कुटीर उद्योग लगाते हैं, ऐसे लोगों को दस्तकार कहा जाता है। और उन पे जो शुल्क लगता था उसको करुकारा कहा जाता था। आगे है सामाजिक व्यवस्था, यानी कि संगम काल की सामाजिक व्यवस्था कैसी है। तो जो समाज है ये उत्तर से दक्षिण की तरफ आने वाले ब्राह्मणों को यहाँ पे बेदमार कहा गया है, यानी कि सामाजिक व्यवस्था भी साउथ की ही तरह है। राजा महत्वपूर्ण स्थान रखता है और समाज में लगभग जो समाज है वहाँ पे यही 4 बड़ है। हालांकि जो बड़ व्यवस्था है ये कठोरता से लागू नहीं था शुरू में, लेकिन बाद में चल कर के वहाँ भी जो ब्राह्मण वर्ग है वो वर्चस्वशाली हो जाता है। खास करके जब आप आधुनिक काल में आएंगे और वहाँ पे मराठा साम्राज्य देखेंगे तो वो जो ब्राह्मण है वो चित्पावन ब्राह्मण होते हैं और वो ब्राह्मण बहुत ही कठोरता से वैदिक नियम कानूनों को लागू करते हैं, बड़ी बड़ी चोटियाँ रखते हैं और बहुत ज़्यादा समाज में छुआछूत या जाति पात की भावनाएं उनके अंदर होती हैं और उनको बदलना काफ़ी मुश्किल होता है अंग्रेज़ों के लिए। या इसको आपने अगर बाजीराव मस्तानी मूवी देखी होगी तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि किस तरह का वो लोग विरोध कर रहे थे। वो बिल्कुल अपने आप को बहुत शुद्ध ब्राह्मण मानते थे। तो साउथ में भी ब्राह्मण वर्ग का वर्चस्व धीरे धीरे यहाँ से स्थापित होने लगेगा। तो जो लोग उत्तर से दक्षिण की तरफ जो ब्राह्मण चले गए थे उनको दक्षिण में वेदमार कहा जाता था, क्योंकि ये वेदों की ही व्याख्या करते थे, वेदों के ही नियम कानून को लोगों के ऊपर थोपते थे, लागू करते थे और उसी के हिसाब से समाज को विभाजित करते थे। इसीलिए इन्हें वेदमार कहा जाता था जो उत्तर से दक्षिण की तरफ गए थे। शासक वर्ग को असरार कहा जाता था। ये वर्ड्स ध्यान देंगे बच्चों, क्योंकि ये वर्ड्स आता है कूट में मिलाने के लिए कि शासक वर्ग दे देगा, धनी वर्ग दे देगा, दास दे देगा, मजदूर दे देगा और फिर जो है या गंधर्व विवाह दे देगा। और वहाँ पे आपको कहेगा कि सही कूट का मिलान करे कि कौन से व्यक्तियों के लिए कौन से वर्ड का उपयोग किया जाता था संगम काल में। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत ज़्यादा आता है, ध्यान देंगे इसको। शासक वर्ग को संगम काल में असरर कहा जाता था, ध्यान देंगे। धनी वर्ग को बेल्लार कहा जाता था, बेल्लार वर्ड बहुत ज़्यादा एग्जाम में आया हुआ है। इसके अलावा जो खेत मजदूर होते थे या खेत मजदूर को कड़ैसियर कहा जाता था, यानी कि जिसके पास अपना खेती नहीं होता था और दूसरों के खेत में जा कर के वो मजदूरी करता था, उसी को खेत मजदूर कहेंगे। यानी कि ऐसे भूमिहीन व्यक्ति जिनके पास अपनी खेती नहीं होती थी वो दूसरे के खेती में मजदूरी किया करते थे मजदूर के रूप में, ऐसे लोगों को कड़ैसियर कहा जाता था संगम काल में। जो दास होते थे, दासों को संगम काल में अधिमार कहा जाता था या अधिमयी भी दिया, इसके लिए वर्ड आता है अधिमार या अधिमयी। इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसमें से कोई भी वर्ड आए तो इसको ध्यान दीजिएगा, अधिमार या अधिमयी, ये दासों के लिए उपयोग में लाया जाता था। जो गंधर्व विवाह होता था उसको साउथ में कलवू कहा जाता था, यानी कि अगर लड़की लड़के अपनी पसंद से कोई विवाह करते हैं तो नॉर्थ में तो आप देखेंगे गंधर्व विवाह कहा जाता था, लेकिन साउथ में इसको कलवू कहा जाता था। और वो विवाह जो माता पिता की सहमति से होता था उसको करप, तथा उस विवाह के जो महोत्सव होता था या जो प्रोग्राम होता था उसको करनम कहते थे।
करप तथा कर्णम कहते थे, जिसमें माता पिता की सहमति होती थी, माता पिता का योगदान होता था। इम्पॉर्टेंट है बच्चों। आगे है धर्म, यानी कि जो धर्म है इसका क्या स्थिति है साउथ में, या साउथ में धर्म का क्या तात्पर्य है। तो आप देखेंगे दक्षिण भारत में मुरुगन की उपासना सबसे प्राचीन है, यानी कि दक्षिण भारत के जो महत्वपूर्ण देवता हैं जिनकी पूजा होती है वो मुरुगन थे, और यही कालांतर में सुब्रमण्यम के नाम से प्रसिद्ध हुए, यानी कि मुरुगन को आगे चल करके सुब्रमण्यम के नाम से पूजा किया जाने लगा। और जो मुरुगन का प्रतीक है वो मुर्गा है, यानी कि ये भी एक जैसे प्रतीक के रूप में है, यानी कि वहाँ पे लोग मुर्गे की पूजा करते हैं और इसको अपनी देवता के रूप में या मुरुगन के जो है रूप में स्वीकारते हैं। जैसे हमारे यहाँ देखेंगे जो देवी देवता हैं उनको किसी न किसी पशु पक्षी से कोरिलेट किया गया है, और हर देवी देवता के अपने अपने प्रतीक चिन्ह हैं, तो थोड़ा सा लगता है, लेकिन अगर इसको गूढ़ता से देखें तो कहीं ना कहीं जैव विविधता दिखती है, या उन पशु पक्षियों को संरक्षण देने के लिए शायद ऐसा किया गया होगा। जिसने भी ये किया होगा बहुत माइंड लगाया होगा और बहुत अच्छा उसने किया था। जो मतलब जो पशु हैं पक्षी हैं इनको देवी देवताओं से जोड़ दिया था कि कम से कम इसी बहाने लोग इनका संरक्षण करेंगे, इनको मारेंगे नहीं। हालांकि इंसान बाद में इतना ज़्यादा होशियार हो गया कि वो उसको इन सब चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आप देखेंगे तो कितना अच्छा है कि देवी देवताओं के साथ पशु पक्षियों को, पेड़ पौधों को जोड़ दिया गया था। जो पेड़ ज़्यादा ऑक्सीजन देते हैं या ज़्यादा हमारे लिए लाभप्रद हैं, चाहे तुलसी हो, नीम हो, पीपल हो, तो उनके साथ किसी न किसी देवी देवता को जोड़ दिया लोगों ने, ताकि हम उन पौधों को ना नष्ट करें। या वो पशु जिनका हमारे साथ या समाज में रहना बहुत ज़रूरी है, जिससे पारिस्थितिकी तंत्र जो है वो बैलेंस बना रहे और वो ख़त्म ना हो। तो आप देखेंगे चाहे वो गरुड़ हो, चाहे वो शेर हो, चाहे वो चूहा हो, चाहे वो मतलब जो भी जीव हो, या फूल भी आप देखेंगे बहुत सारे फ्लावर्स, ऐसे लोगों को भगवान के साथ जोड़ दिया गया कि ताकि लोग उसको नष्ट ना करें या उसको संरक्षण करें। सांप बिच्छुओं को भी भगवान से जोड़ दिया गया था। तो समझ सकते हैं कि हमारे देश में कितनी जैव विविधता है, धर्म में भी। तो वाकई में काफ़ी सराहनीय काम किया था जिन लोगों ने भी ये कल्पनाएं की थी या ये अपने दिमाग से किया था। तो साउथ में भी है ये मुर्गन या मुर्गा प्रतीक है मुर्गन का, और इसकी भी पूजा की जाती थी। आगे है विशिष्ट शब्दावलियाँ। मुबेनदार, ये वर्ड्स बच्चों अनगिनत बार एग्जाम में आया कि मुबेनदार किसे कहा जाता था। तो चेर चोल पांड्य जो राजा है, चेर चोल पांड्य राजाओं को सम्मिलित रूप से मुबेनदार कहा जाता था। तो ये वर्ड याद रखेंगे, तीनों वंशों के राजाओं को सम्मिलित रूप से मुबेनदार कहा जाता था। पुलयन क्या था? तो रस्सी से बनी हुई चारपाई को पुलयन कहा जाता था। साउथ में अगर रस्सी से बनाई गई चारपाई होती थी तो उसको पुलयन कहा जाता था, यानी कि साउथ में पुलयन बोले अगर कोई तो इसका मतलब वो रस्सी से बनी हुई चारपाई है। आगे है नाली या उड़ाकू या अलाका, जिसका मतलब क्या है? अनाज मापने की इकाई को नाली, उड़ाकू या अलाका कहा जाता था। तो इतने सारे वर्ड्स थे जो एग्जाम्स में आए हुए हैं या जिनके आने की संभावनाएं हैं, वो सारे मैंने आपसे डिस्कस किए। तो आज आपका संगम काल समाप्त हो गया है। नेक्स्ट डे हम गुप्त काल के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना रहने देते हैं बच्चों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट डे। थैंक यू।